जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सत्य प्रकाश और आज का हमारा टॉपिक है विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, आज मैं एक बुक पढ़ रहा था जो एक सीजी बोर्ड का बुक है। उसमें विद्युत का इलेक्ट्रिसिटी का एक परिभाषा लिखा हुआ है। उस परिभाषा में ये लिखा हुआ है इस बुक में कि उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, इसे विद्युत कहते हैं। दोस्तों, इस परिभाषा से मैं व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट नहीं हूँ। दोस्तों, हल्की चीजों को आकर्षित करना क्या विद्युत हो जाता है? क्या इलेक्ट्रिसिटी का परिभाषा स्पष्ट हो जाता है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखिए, चुंबक भी हल्की चीजों को आकर्षित कर सकता है। लोहा हो गया, निकिल हो गया, उसके छोटे छोटे कण, उसको तो चुंबक अट्रैक्ट कर सकता है, आकर्षित कर सकता है। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी हो गया वो? नहीं हुआ। इसमें यही लिखा हुआ है ना। उस बुक को मैं जैसे ही देखा तो उसमें यही लिखा हुआ है कि उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसको विद्युत कहते हैं। दोस्तों, इसका स्पष्ट एक परिभाषा है, जिसको बहुत ही छोटे शब्दों में मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी को परिभाषित करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉन का बहना ही विद्युत है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करना बंद हो जाए, इलेक्ट्रॉन इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, है ना, इतने सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्लो करना बंद कर दे, मतलब एक प्रकार से वो धरना दे दे कि हमें तो भैया फ्लो करना ही नहीं है। तो विश्व में जितने भी इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जितने भी गैजेट्स हैं और ये फैन वगैरह हैं, जितने टीवी पंखे, सब के सब बंद हो जाएंगे। यहाँ तक कि मोबाइल भी जिसमें चार्जिंग रहेगा उसके बाद भी वो नहीं चलेगा अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ तो। दोस्तों, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विद्युत के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका शॉर्टकट आप परिभाषा देख सकते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रिसिटी को स्पष्ट परिभाषित करता है। मुझे ये परिभाषा सही नहीं लगा था, है ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई आपको कहे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो आप कहना इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन होता कहां पर है? दरअसल इस दुनिया में इलेक्ट्रॉन होता कहां पर है? दोस्तों, इलेक्ट्रॉन हर जगह है। जितने भी पदार्थ हैं सब में इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है परमाणु में, है ना। परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अगर हम परमाणु को विस्तृत रूप में देखें तो ये है हमारा परमाणु। और ये पाया कहाँ पर जाता है? ये पाया जाता है किसी भी अणु के अंदर, है कि नहीं। जैसे कि ये पेन है, ये छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना हुआ है और उस छोटे छोटे अणु को और हम यदि सूक्ष्मता से देखें तो कई छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है और उसी परमाणु में होता है इलेक्ट्रॉन। और इतना ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए, जैसे कि ये एक परमाणु है जो कि एक अणु के अंदर पाया गया है। एक परमाणु है ना। तो एक परमाणु में अंदर में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के सेंटर पॉइंट में होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उसके कक्षक में गति करेंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सब इस कक्षक में गति करेंगे। ये होता है एस कक्षक, ये होता है पी कक्षक, ये होता है डी कक्षक और ये होता है एफ कक्षक। जितने भी इलेक्ट्रॉन है उस परमाणु में, है ना। अब इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा ये उस पदार्थ पर डिपेंड करेगा कि किस पदार्थ का परमाणु हम लिए हैं। जैसे हम लोहे का परमाणु लेते हैं तो आयरन का, तो आयरन के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी प्रकार से जैसे कि हम उसका एल्यूमिनियम के ले लिए, एल्यूमिनियम के ले लिए, कॉपर के ले लिए, तो उसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन की मात्रा होगी, है ना। और बीच में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन हमारा प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव चार्ज में होते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का बहना ही क्या है? विद्युत है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन बहना बंद हो जाए तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी खत्म। दोस्तों, परमाणु का साइज कितना होता है? परमाणु का साइज होता है 1 एंगस्ट्रॉन, जिसको कितना लिखते हैं? 10⁻10 मीटर। अर्थात अगर हम 1 मीटर का वायर लें, इतना बड़ा वायर लें दोस्तों, और उसको हम 10⁻10 मीटर, है ना, 10⁻10 अर्थात 10 के साथ 10 जीरो लगाओ। अगर हम यहाँ 10 लिख के उसमें 10 जीरो लगाते हैं तो उतने का पहला हिस्सा जो होगा
है ना, उतने जैसे कि 10 घात ऋण 10 कहने का मतलब है 10 में अब 10 जीरो लगाओ, 10 जीरो लगा लिए और उसका कितना हुआ उसको गिनो। उसके बाद जैसे कि 1 मीटर वायर को हम उतने टुकड़े में काटेंगे तो उसका जो पहला हिस्सा होगा वही परमाणु का आकार होगा, है कि नहीं। ये आप याद रखिए, 1 एंगस्ट्रॉन होता है परमाणु का साइज और 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 घात ऋण 10 मीटर, अर्थात 1 मीटर का 10 घात ऋण 10वां हिस्सा, है कि नहीं। उसके बाद दोस्तों इसको मैंने बता दिया है, जैसे कि एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक, एफ कक्षक, है ना। अगर किसी चालक में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो उस चालक की क्वालिटी क्या है कि नहीं, उस चालक की क्वालिटी क्या है वो इस पर डिपेंड करता है। चालक में बहने वाला इलेक्ट्रॉन, है ना, या बेहतर चालक कौन होता है, जिसके अंतिम कक्षक में अस्थायी इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि एस कक्षक में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पी कक्षक में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, डी कक्षक में ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और एफ इलेक्ट्रॉन में ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो इसके अंतिम कक्षक में जितने भी अकड़े इलेक्ट्रॉन होंगे वही उतना ज्यादा अस्थायी होगा और वह उतना बेहतर चालक होगा। इलेक्ट्रॉन का अकड़ा होना ही या सिंगल होना ही चालक का बेहतर है। जैसे कि मैं यहाँ लिखा हूं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13 और सबसे बेहतर जो चालक होता है वो होता है सिल्वर अर्थात चांदी, तो उसका परमाणु क्रमांक होता है 47। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट में 1, जो कि अस्थायी है, जो कभी भी किसी के साथ बंध बनाने के लिए रेडी रहता है ना। इसीलिए एल्यूमिनियम एक चालक है, कॉपर एक चालक है, सिल्वर को बेस्ट चालक माना जाता है क्योंकि इसके अंतिम कक्षक में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जिसके अंतिम कक्षक में जितने ज्यादा सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, उतना ही वो अस्थायी होगा और जितना ज्यादा अस्थायी होगा उतना बेहतर चालक होगा। अच्छा बताइए, प्लास्टिक में क्यों इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता? क्या प्लास्टिक में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते? प्लास्टिक में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्लास्टिक में भी अणु होते हैं, परमाणु होते हैं और परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन उसे कितना भी वोल्टेज आप दें प्लास्टिक को या फिर उसके इलेक्ट्रॉन को कितना भी आप फ्लो कराने के लिए उसको चार्ज दें, उसका इलेक्ट्रॉन फ्लो करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता है? तो उसका जवाब है, उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम कितना भी वोल्टेज दें उसके स्थान में हम परिवर्तन नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि उसके जो अंतिम, अगर उसका परमाणु हम देखें, परमाणु क्रमांक देखें तो उनके अंतिम कक्षक का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भरा रहेगा, उसका अंतिम कक्षा का जो कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल नहीं रहेगा। इसलिए प्लास्टिक जो है किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता और उसके अंतिम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंप्लीटली भरे हुए होते हैं, जिसके कारण से उसके परमाणु जो है अस्थायी नहीं होते, वो फ्लो करने के लिए रेडी नहीं होते, है ना। इलेक्ट्रॉन उसमें फ्लो होता ही नहीं, इसलिए वो कुचालक है। और जहां पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा, चाहे आप एक्स्ट्रा वोल्टेज दें चाहे ना दें, वहां इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करने लगेगा तो वो चालक है और इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा तो वो कुचालक है। जैसे कि मैंने प्लास्टिक का बताया, उसका इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना किस पर डिपेंड करता है? उसके अंतिम कक्षक के इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। उसका अंतिम कक्षक का जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली बाउंडेड है। जैसे एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसके एफ कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली होंगे। उसके डी में 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तो डी में 10 कक्षक मतलब डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड होंगे। एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसके एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसमें कोई अस्थायी परमाणु अस्थायी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है प्लास्टिक में, इसलिए प्लास्टिक कुचालक है। और जितने भी चालक हैं उनका परमाणु क्रमांक आप निकाल के देख लीजिए, आप परमाणु क्रमांक देखेंगे और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षक में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उसी के कारण वह चालक है। और अगर किसी भी पदार्थ का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और उसके अंतिम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली भरे हुए होंगे तो वो कुचालक का काम करेगा। जितने भी कुचालक हैं, रबर देखिए आप, प्लास्टिक देखिए आप,
सूखी लकड़ी देखिए आप, कागज देखिए आप, उसका जो फार्मूला है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे तो उसके अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली भरे हुए होंगे, इसलिए वो फ्लो नहीं करता है। और जब फ्लो इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है तो ना वहां पे इलेक्ट्रिक जनरेट होता है, ना कभी इलेक्ट्रिक जनरेट होता है, ना वो कभी चालक की तरह काम करता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का होना इलेक्ट्रिसिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बिना इलेक्ट्रिसिटी का कल्पना भी नहीं कर सकते हम, है ना। उसके बाद मैं कुछ बताना चाहूंगा, जैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं बता रहा था, तो इलेक्ट्रॉन का साइज कितना होता है ना। इलेक्ट्रॉन क्या अगर हम देखें, मैं ये कह रहा हूं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात करंट है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करेगा तो कितना वो एनर्जी जनरेट करे, कितना उसमें चार्ज आएगा, उसको हम देखते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इतने वजन का होता है। 10 में आप 31 जीरो लगाइए, 10 में आप 31 जीरो लगाइए और उसका गुणा हम 9.1 से करेंगे, तो जितना मान आएगा उतना द्रव्यमान होता है, उतना गुना। देखिए 1 किलो का उतना गुना। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं, 1 किलो का हम बाट लिए, 1 किलो का हम बाट लिए जो कि लोहे का बना होता है, आप जानते हैं। तो अगर हम 10 में है ना, 1 किलो का बाट में अगर हम 10 में 31 जीरो लगाएं और उसका गुणा हम 9.1 से करें, तो जो मान आएगा उस 1 किलो वाट का उतना टुकड़ा आप करो, है ना। जितना उसका एक हिस्से का साइज आएगा उतना मास होता है एक इलेक्ट्रॉन का। समझिए बात को। उसका चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करे, अगर हम देखिए एक चालक में तो अनंत इलेक्ट्रॉन बहते हैं, है ना, चालक में अनंत इलेक्ट्रॉन बहते हैं, तो हम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को अगर फ्लो कराएं तो उसमें कितना चार्ज जनरेट होगा, तो उसमें होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। अगर एक कूलाम आवेश का इतना गुना कम, जैसे कि 10 में हम 19 जीरो लगाए और उसका जो उत्तर आया उसका गुणा हम 1.6 से करेंगे, तो उतना गुना, एक कूलाम आवेश का उतना गुना कम, है ना। ये ऋण दर्शाता है कि उतना गुना कम। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करेगा तो इतना चार्ज जनरेट करेगा वो। अब असंख्य मात्रा में जितना वोल्टेज हम देंगे उतना इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा। जैसे एक चालक है, चालक वायर है, वायर को मैंने इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया, तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तीव्र मात्रा में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका जो चार्ज होगा वो इतना होगा, माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। उसी प्रकार से प्रोटॉन का देखते हैं। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। बीच में जो प्रोटॉन होता है उसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। और इसी प्रकार से प्रोटॉन का चार्ज देखें हम, प्रोटॉन में कितने चार्ज होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज के साथ रहता है, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज, यहाँ माइनस लिखा हुआ है। प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज लेके रहता है, कहाँ पर रहता है, नाभिक में रहता है इलेक्ट्रॉन, है ना। मैं यहाँ पे चित्र बनाया था जो बीच में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है आपस में एक बंध से बंधे होते हैं। अभी हम न्यूट्रॉन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन के बारे में इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जब नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन पढ़ेंगे वहां पर न्यूट्रॉन का आवश्यकता है। अभी इलेक्ट्रिसिटी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की आवश्यकता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी चलता है कि नहीं। तो मैं बता रहा था मास ऑफ प्रोटॉन इतना होता है और चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। देखिए चार्ज दोनों में सेम है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं। तो ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं बता रहा था ये एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन और सिल्वर। मैं ये बता रहा था कि सिल्वर का जो चालकता है वो सबसे ज्यादा होता है।
जिसको हम चांदी कहते हैं, तो उसका जो चालकत्व होता है दोस्तों, सिल्वर का जो चालकत्व होता है वो बाकी तत्वों की तुलना में बहुत ज्यादा होता है, मतलब बेस्ट चालक के रूप में उसको जाना जाता है। तो वो क्यों जाना जाता है, मैं ये चीज आपको बताने वाला हूँ कि सिल्वर को अर्थात चांदी को, है ना, जिसका आभूषण बनता है, उसको बेस्ट चालक माना जाता है इलेक्ट्रॉन का और इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट चालक माना जाता है ना। तो वो क्यों है? एल्यूमिनियम को क्यों नहीं माना जाता है? कॉपर क्यों क्यों नहीं जाता? आयरन को क्यों नहीं माना जाता? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें भी होते हैं और उसमें भी करंट आता है, तो फिर चांदी को क्यों? तो इसी चीज को मैं भी बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, आप केमिस्ट्री में 12वीं में 11वीं में केमिस्ट्री जब आप पढ़े होंगे तो उसमें आप नील बोर का आप परमाणु मॉडल पढ़े होंगे, तो उसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात किया जाता है कि नहीं? जैसे कि एल्यूमिनियम, मैंने लिखा यहाँ पे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं कि अंतिम कक्षक में जिसका इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा अस्थायी होगा या सिंगल होगा वही बेस्ट चालक होगा। इसमें बेस्ट चालक सिल्वर को क्यों कहा जाता है, एल्यूमिनियम को क्यों नहीं कहा जाता है? तो उसके लिए देखिए, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2, एक मिनट, इसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे, 1s2s2p 3s3p। अब देखते हैं 13 कहाँ पे आता है। 2 इसमें 6 इसमें, 6 4 10 और 2 12 और ये 13, 1s2s2p 3s3p, है ना, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन। देखिए दोस्तों, मैं यही चीज आपको बताना चाहता हूँ। जो नील बोर है उसने अपना परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्पष्ट समझाया है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने जब एल्यूमिनियम का किया, तो जो पी कक्षक है, मैं बताया एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक, एफ कक्षक, 4 कक्षक होंगे एक परमाणु में। तो उसका जो पी कक्षक है, उसमें पी कक्षक में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, एस पी डी एफ 4 कक्षक होते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएगा अधिकतम, इसमें 6, इसमें 10, इसमें सॉरी दोस्तों, एस पी डी एफ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6, इसमें 10 और 14। इसमें कंप्लीटली पी कक्षक में आए हैं, तो पी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। बाकी अस्थायी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 अस्थायी इलेक्ट्रॉन हैं, जो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बनाने के लिए, अपना जो बंध है उसको कंप्लीट करने के लिए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, यानी 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको स्थायी करने के लिए, है ना, 5 और 1 6 हो जाएगा। लेकिन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। जब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो पी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट खाली है। तो ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, वही दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ अपना बॉन्ड बनाने के लिए, मतलब गति करने के लिए वो रेडी रहता है। अगर इसमें पी में 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमें 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन अगर 6 इलेक्ट्रॉन इसमें होता तो ये स्थायी होता, ये कुचालक हो जाता, है ना, कुचालक की तरह व्यवहार करता, उसमें चालकत्व नहीं होता, कोई करंट सप्लाई नहीं होता, कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता। लेकिन इसमें 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो बंद बनाने के लिए वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ बंद बनाने के लिए वो एक अस्थायी रूप में रहेगा। और यही कारण है कि एल्यूमिनियम जो है चालक की तरह काम करता है कि नहीं? वही चीज मैं बताना चाहता था दोस्तों। इसी प्रकार आप कॉपर का निकाल सकते हैं, है ना। इसमें क्या अंतर है, मैं वही चीज बताने वाला हूँ। कॉपर का देखते हैं, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने वाले हैं, इसका होता है 29 दोस्तों। अब देखते हैं कॉपर में क्या अंतर है। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम का हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखते हैं कॉपर में क्या अंतर है, इसमें और इसमें क्या अंतर है। तो इसमें देखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, कितना हुआ? 4 6 4 10, 10 और 2 12, 12 6 18, 2 20 और इसमें 10 यानी कि 9, है ना। देखिए इलेक्ट्रॉन को गिनिए, 2 2 4 6 4 10, 2 12, 12 6 18, 2 20, 20
और 9 29, है कि नहीं। तो मैं क्या बताया, एस पी डी एफ ये कब स्थायी होंगे, ये कक्षक कब स्थायी होंगे, जब इसमें कंप्लीटली 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 6 होंगे, इसमें 10 होंगे, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन डी में 10 होने के बजाय 9 है। अब देखिए इसमें कितना है, 9 इलेक्ट्रॉन है, डी में 10 चाहिए लेकिन 9 इलेक्ट्रॉन है। अब वो अस्थायी है, पूरी तरीके से अस्थायी है। मैं क्या बताया, किसी भी चालक को चालक होने के लिए उसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो जो उसके अंतिम कक्षक है उसमें अस्थायी इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिसके कारण वो किसी अन्य इलेक्ट्रॉन की खोज में लगा रहता है ना। और जैसे उसको इलेक्ट्रॉन मिलता है उसके साथ बंध बनाने की कोशिश करता है। जैसे ही अब इसी प्रकार के जो चालक होते हैं जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षक में अस्थायी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे चालक को अगर हम करंट देंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन को जब हम वोल्टेज देंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन गति करने लगेंगे, है ना, उसके इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेंगे। और फ्लो कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए उसमें क्वालिटी होना चाहिए कि उसके जो कक्षक हैं, उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सिंगल होने चाहिए, वो कंप्लीटली वो पैक नहीं होने चाहिए। जैसे कि ये पैक कब होगा, जब इतना होगा, एस में 2 होना चाहिए, पी में 6 होना चाहिए, डी में 2, ये तो कंप्लीट है ना, एस में 2 है, एस में 2 है, पी में 6 है ना। इसके अंतिम कक्षक में मैं बताया, अंतिम कक्षक आपका ये है 3D, और इसमें 10 होने चाहिए नियम के अनुसार, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 9। अब 9 इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने के लिए, बंध बनाने के लिए जो है ना, दूसरे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए वो अस्थायी होता है। और अस्थायी होने के कारण जैसे ही हम वोल्टेज देते हैं वो इलेक्ट्रॉन गति करने लगता है। अगर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते, जैसे कि डी में मैं बताया 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें अगर 10 इलेक्ट्रॉन होते तो ये कंप्लीटली स्थायी हो जाता। और कॉपर जो है वो कुचालक की तरह व्यवहार करता, उसमें ना कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो करता, ना ही उसमें वोल्टेज देने से किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता, जैसे प्लास्टिक में होता है, रबर में होता है, कांच में होता है, कागज में होता है, सूखी लकड़ियों में होता है, उसी प्रकार से कॉपर भी पूर्ण रूप से कुचालक हो जाता। लेकिन इसी के कारण, इस अंतिम इलेक्ट्रॉन के अस्थायी होने के कारण वो चालक की तरह व्यवहार कर रहा है। दोस्तों यही चीज मैं बताना चाहता था। चालक देखिए, जितना मैं बताया उसको आप कंप्लीट अब जानेंगे, उसके बाद जब अपने नॉलेज को डेवलप करेंगे तो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे कार्य करता है, क्यों कार्य करता है ना। और मैं एक चीज बता रहा था आपको, मैं आपको ये बता रहा था कि सिल्वर को, जिसको हम चांदी कहते हैं, उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 47 होता है। तो चांदी को क्यों बेस्ट चालक कहते हैं, एल्यूमिनियम को क्यों नहीं कहते, कॉपर को क्यों नहीं कहते, चांदी को क्यों बेस्ट चालक कहा गया है। देखिए Ag सिल्वर, इसका परमाणु क्रमांक होगा 47। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, उसमें क्या क्वालिटी है देखते हैं। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन भरने वाले हैं। कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम, 47, इसका परमाणु क्रमांक 47 है तो 47 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे। ज्यादा से ज्यादा इस कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2, इसमें 2, इसमें अधिकतम 6, इसमें 2, इसमें अधिकतम 6, इसमें 2, इसमें डी में अधिकतम 10, इसमें 6 अधिकतम, इसमें 2 अधिकतम, है ना। अब जोड़ते हैं 47 आता है कि नहीं, 2 2 4 6 4 10, 2 12 12 6 18, 2 20 20 10 30, 6 36 36 और 2 37 38 38 39 40, है कि नहीं, 40 और 7 47 अर्थात 9 इलेक्ट्रॉन। देखिए दोस्तों, हमने कॉपर का निकाला, कॉपर के अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉन होंगे 9, 3D कक्षक में 9 इलेक्ट्रॉन है। और हम सिल्वर का लिए, उसमें उसके भी अंतिम कक्षक में 9 इलेक्ट्रॉन है। तो भाई कॉपर का भी अंतिम कक्षक में 9 इलेक्ट्रॉन है, और सिल्वर के यानी कि चांदी के भी अंतिम कक्षक में 9 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ, बेस्ट क्यों माना जाता है। दोस्तों जैसे ही आप 11th या 12th का क्लास के
जो बोर का परमाणु मॉडल है उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जितना ज्यादा हम कक्षा में अंदर जाते जाएंगे, जितना ज्यादा, है ना, वो उतना ज्यादा अस्थायी है। अर्थात इसका बढ़ता हुआ क्रम अस्थायी की ओर जाता है। देखिए उसमें क्या था, 3D में 9 इलेक्ट्रॉन था, इसके 4D में 9 इलेक्ट्रॉन है ना। तो जितना ज्यादा हम आगे बढ़े वो उतना ज्यादा अस्थायी है। तो इसके 4D में 9 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जो चांदी होता है वो सबसे ज्यादा बेहतर चालक होता है। उसके इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए जब आप वोल्टेज देंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन फास्ट रन करता है और इलेक्ट्रिसिटी बेस्ट जो प्रोवाइड करता है कि नहीं। मैंने प्रूव कर दिया कि एल्यूमिनियम को, कॉपर को, आयरन को क्यों बेस्ट चालक नहीं कहते, क्यों सिल्वर को बेस्ट चालक कहते हैं, है कि नहीं। दोस्तों ये रहा। दोस्तों जितना मैं बता रहा हूं उसको आप ध्यान से समझेंगे और इस नॉलेज को एक जगह आप विचार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कैसे काम करता है और वो क्यों फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन, है ना। और इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। अच्छा एक चीज मैं बताने वाला हूँ, मैं ये बता रहा हूँ इतने टाइम से कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही करंट है। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको, जैसे कि पॉइंट ए लें और पॉइंट बी। पॉइंट ए में इलेक्ट्रॉन है ना, वो फ्लो कर रहा है पॉइंट बी की ओर। पॉइंट ए में इलेक्ट्रॉन है जो फ्लो कर रहा है पॉइंट बी की ओर। तो जैसे जैसे ये फ्लो करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन से करंट जनरेट होता है। एक चीज आप याद रखिएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट जनरेट होता है कि नहीं। उस चीज को मैं प्रूव करूंगा बैटरी के माध्यम से। बैटरी के माध्यम से देखिए, हम एक बैटरी लेते हैं, एक बड़ी सी बैटरी लेते हैं। यहां है उसका निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव टर्मिनल है, ये है पॉजिटिव टर्मिनल। यहां जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर फ्लो करने के लिए वो बेताब है, समझिए बेकरार है। इधर का इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव चार्ज में, इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन के पास जाने के लिए, रफ्तार में जाने के लिए वो अपने आप को फास्ट एक्टिव रखता है ना। किसी भी माध्यम से वो एक चालक आ जाए और उसको प्रोटॉन के पास जाना है, तो इसीलिए इसमें जो है करंट सप्लाई होने लगता है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है, तभी पॉजिटिव चार्ज से करंट जनरेट होता है कि नहीं। मैं क्या बता रहा हूं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है कि नहीं। इसमें निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन जब इसमें फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल में, तो पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिसिटी जो है, करंट जो है निगेटिव टर्मिनल की ओर आएगा। अर्थात जिधर करंट सप्लाई मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट सप्लाई होता है। इसको आप समझिए बात को, है कि नहीं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स उसको देखने वाले हैं। जैसे कि ये हमारा बैटरी है। बैटरी में मैं क्या बताया, बैटरी में इलेक्ट्रॉन जो है नाचती रहती है, वो प्रोटॉन के पास जाने के लिए डांस करती रहती है कि कब हमें कोई चालक इसमें कनेक्ट हो और हमें रफ्तार के साथ अपने प्रोटॉन के पास जाना है कि नहीं। तो जैसे क्या होता है कि स्टोरी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि इलेक्ट्रॉन नाच रही है ये कहकर कि हमें प्रोटॉन के पास जाना है, हमें प्रोटॉन के पास जाना है। वो क्या कहती है, कोई चालक तो ला दो, कोई एक वायर तो कनेक्ट कर दो इसमें और इसमें, कोई एक वायर तो कनेक्ट कर दो पतला सा मोटा सा, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर प्रोटॉन के पास जा सके, है ना। तो इलेक्ट्रॉन नाचती रहती हैं। तो हम क्या करते हैं, अच्छा हम इलेक्ट्रॉन से बात करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को कहते हैं कि अगर तुम्हें प्रोटॉन के पास जाना है हम भेज देंगे, लेकिन तुमको इसमें हम एक पतला सा वायर में यहाँ हम क्या कर दिए, हम एक यहाँ बल्ब जोड़ दिए। हम क्या कर दिए, यहाँ पे जो है हम एक बल्ब जोड़ दिए, है ना, हम बल्ब जोड़ दिए। चलो अब इस चालक में से होकर तुमको प्रोटॉन के पास जाना है, तो इस बल्ब से होकर गुजरो भाई। इस बल्ब से होकर तुम गुजरोगे तो हमें भी लाइट मिलेगी, हम ऐसा कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करती है, बल्ब से होकर गुजरती है, तो बल्ब से होकर गुजरती है तो हमें लाइट मिल जाता है। इसी को हम किसी मोटर से छोटे मोटे किसी गैजेट में जोड़ते हैं या फिर घर के किसी फैन में जोड़ते हैं, बड़ी बैटरी में फैन वगैरह चल जाता है,
तो हम इसमें बीच में कुछ ना कुछ जोड़ देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या करती है बेचारी, वो तो प्रोटॉन के पास जाना चाहती है, तो इसमें से होकर गुजर जाती है, और यहाँ पर हमारा जो गैजेट है, जो सामान है, वो चलने लगता है ना। अब हम क्या करते हैं, अच्छा तुमको इलेक्ट्रॉन के पास जाना है ना, प्रोटॉन के पास जाना है तुमको, और तुम हमारा गैजेट खराब कर दोगे, इसमें ज्यादा फ्लो करके तुम इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे गैजेट को खराब कर दोगे। इसके लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं रेसिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध। अब तुम क्या करो, धीरे धीरे जाओ, ताकि हमारा जो गैजेट है, जो हमारा सामान है, हमारा जो डिवाइस है, वो खराब ना हो। इसके लिए तुमको क्या है, तुमको तो प्रोटॉन के पास जाना है, तो हम यहाँ पे रेसिस्टेंस जोड़ देते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे फ्लो होकर हमारे गैजेट को सुरक्षित रखे और वो अपने प्रोटॉन के पास जा सके। और कभी कभी क्या कर देते हैं, हम यहाँ कैपेसिटर जोड़ देते हैं, संधारित्र। तुम क्या करो, तुम रेसिस्टेंस से धीरे धीरे होकर गुजरो और यहाँ पे थोड़ा सा आराम करो, उसके बाद जाओ यहाँ पे हमारे गैजेट के पास, जिससे हमारा गैजेट जो है खराब ना हो, है ना। तो मैं ये बताने का, स्टोरी के माध्यम से मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करने के लिए और प्रोटॉन के पास जाने के लिए तत्पर रहती है ना। तो हम क्या करते हैं, उसके बीच में हम कोई ना कोई गैजेट डालते हैं, जिसकी वजह से वो चलने लगता है। जैसे कि हम कभी मोबाइल के जो डिवाइस है, मोबाइल है, तो बैटरी उसमें यूज होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव टर्मिनल में जाने के लिए, है ना, वो एक्टिव है, तो उसके लिए हम कनेक्ट कर देते हैं वायर, उसमें कनेक्ट कर देते हैं रेसिस्टेंस, उसमें कनेक्ट कर देते हैं कैपेसिटर, जिसकी वजह से हमारा गैजेट सुरक्षित चल सके। और अगर आपको ये चीज नहीं चाहिए, ये चीज आप लगा नहीं रहे हो, आप इलेक्ट्रॉन का कहना मान गए, इलेक्ट्रॉन का कहना है कि मुझे तो प्रोटॉन के पास जाना है, तो चलो तुम्हारा कहना मान गए, तो हमने क्या कर दिया, तुमको प्रोटॉन के पास जाना है ना, तो हम एक वायर कनेक्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है सीधे सीधे प्रोटॉन के पास जाने के लिए इस वायर से दौड़ लगाएंगे, तो क्या हो जाता है, सीधा सीधा ये यहाँ से टूट जाता है ना। जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जाना चाहिए, वो जो है बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो ये हमारा वायर जो है यहाँ से टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, खराब हो जाता है कि नहीं। तो ये होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से ही करंट जनरेट होता है। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने जब बुक को पढ़ा तो उसमें जो परिभाषा था कि हल्की चीजों को आकर्षित करने के गुण को ही हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, तो मुझे ये बिल्कुल सही नहीं लगा, क्योंकि ये काम तो चुंबक भी करता है ना। चुंबक भी क्या करता है, चुंबक भी हल्की चीजों को आकर्षित करता है, जैसे निकिल ले लिए, आयरन ले लिए, उसके छोटे छोटे कण को चुंबक भी अट्रैक्ट करता है, तो इसका मतलब वहां भी इलेक्ट्रिसिटी है क्या, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, वोल्टेज क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है कि नहीं। देखो, जो रेसिस्टेंस होता है, जो रेसिस्टेंस या प्रतिरोध होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे चल रहा है, तो उसको जैसे ही हम वोल्टेज देंगे, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो ज्यादा करेगी, और जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगी, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, उतना ज्यादा करंट जनरेट होगा। तो वोल्टेज क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को धक्का देने का काम करता है। जैसे कि बाइक रहता है, बाइक देखे हैं आप लोग, बाइक चलाते भी हैं, तो उसमें क्या होता है, इंजन में एनर्जी होता है, इंजन में पावर होता है। एक्सीलेटर क्या करता है, इंजन को जरूरत से ज्यादा पावर देता है। एक्सीलेटर क्या करता है, इंजन के पावर को बढ़ाता है, और क्लच क्या होता है, क्लच जो है इंजन के पावर को कम कर देता है। उसी प्रकार से ये रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कम करता है, और जो वोल्टेज होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बढ़ा देता है। अब इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए हम जैसे जैसे हमें आवश्यकता पड़ती है, जैसे जहां कम एनर्जी की जरूरत है ना, वहां पे हम रेसिस्टेंस लगा देते हैं, और जहां पे हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, वहां पे हम वो लगा देते हैं वोल्टेज वाला स्टेबलाइजर, जिसको कहते हैं, जिससे वोल्टेज ज्यादा बढ़े और इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में फ्लो करे और ज्यादा एनर्जी जनरेट हो। तो रेसिस्टेंस और वोल्टेज को मैं बताया, रेसिस्टेंस जो है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ब्रेक करता है, रोकता है, और वोल्टेज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बढ़ा देता है कि नहीं। तो ये सब मैंने इसलिए बताया दोस्तों, क्योंकि मैं जब उस बुक को पढ़ रहा था, तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का जो परिभाषा था, वो मुझे सही नहीं लगा था, है कि नहीं। दोस्तों, मैंने आज विद्युत को, इलेक्ट्रिसिटी को बड़ी आसानी से और सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया।
अगर इसी तरीके से आप वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।